बिहार के चुनाव परिणाम पर पूरे देश की नजर टिकी थी। जंगल राज बनाम सुशासन की सरकार, मोटे तौर पर इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ी गई। अब जब 2025 में एनडीए को 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिल गई है, तो सवाल उठता है कि क्या बिहार में सुशासन की नई परिभाषा गढ़ी जाएगी या पुरानी समस्याएं नई शक्ल में बनी रहेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के 20 साल के सरकार में भ्रष्टाचार के 7,072 मामले सीबीआई के पास लंबित हैं। अपराधियों का सजा का औसत दर 2 से 5 साल का है। बात विकास की करें तो बिहार में शिक्षित बेरोजगारी का दर करीब 19% है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या नई सरकार इन चुनौतियों का समाधान कर पाएगी। आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। शुरुआत बिहार में भ्रष्टाचार की त्रासदी और जीरो टॉलरेंस की दावों से करते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार की बातें सभी करते हैं, लेकिन बिहार की हकीकत चौंकाने वाली है। कहते हैं कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार की समस्या बहुत गहरी हो चुकी है। कहते हैं कि मुजफ्फरपुर इस मामले में बिहार के टॉप सूची में शुमार है। यहां 2006 के बाद 213 सरकारी कर्मचारी कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। यह आंकड़ा बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार की तस्दीक कर देता है। इसमें पंचायत सचिव से लेकर कृषि अधिकारी, पशु चिकित्सक और शिक्षा विभाग के कर्मियों की संलिप्तता उजागर हो चुकी है। इसी तरह किशनगंज में 72, पटना में 24 और वैशाली में 19 कर्मी अभी तक भ्रष्टाचार की जद में पकड़े जा चुके हैं। सोचिए, सबसे चिंताजनक बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में अभी भी कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। कैग की 2023-24 की रिपोर्ट से बहुत कुछ उजागर हो जाता है। सरकार के पास 3.26 लाख करोड़ रुपए का बजट है। सरकार इसमें से केवल 2.61 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है। गंभीर बात यह कि 49,649 करोड़ रुपए की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक बना ही नहीं है। सोचिए, इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार में संस्थागत स्तर पर भ्रष्टाचार का अपना एक पैरेलल और गहरा नेटवर्क है। कहीं ना कहीं यह पहले से मौजूद है। इसका असर यह हुआ कि कन्विक्शन रेट बहुत ही नीचे चला गया। मतलब सिर्फ 69% मामलों में कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे लोगों को इसका सीधा लाभ मिल गया, जो लाजमी भी था। बिहार की नई सरकार यदि सच में भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है तो केवल विजिलेंस ड्राइव नहीं, बल्कि न्यायिक सिस्टम में भी सुधार करना होगा। सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि न्यायिक सिस्टम को पहले से और अधिक मजबूत करना होगा। अब बात जंगल राज की कर लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंगल राज का भय एनडीए को लाभ दे गया, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015 से 2024 के बीच अपराध में 80% की वृद्धि रिकॉर्ड हुई है, जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 33% है। यह आंकड़ा सुशासन के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं माना जाएगा। कहते हैं कि अकेले 2023 में 3.54 लाख अपराध के मामले दर्ज होना सिहरन पैदा करता है। बात सिर्फ 2023 की नहीं है, बल्कि 2024 में अपराध के 3.52 लाख मामले दर्ज होना डराने वाला अवस्था है। अपराध में भी सिर्फ हत्या जैसी नृशंस अपराध की बात करें तो रिकॉर्ड चिंता की ओर इशारा करती है। 2025 के जून तक बिहार में 1,376 हत्याएं हो चुकी है। मतलब प्रति महीने औसत 229 हत्याएं। यह सरकारी डेटा है, हकीकत शायद और भी भयावह हो। इससे पहले यदि 2023 की बात करें तो साल भर में करीब 2,863 हत्याएं दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि हिंसा की घटनाएं बिहार में काफी बढ़ गई है। नई सरकार के सामने इसको रोक पाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिहार के लोगों ने सुशासन के नाम पर वोट किया है, जबकि डेटा के अध्ययन से पता चलता है
कि इसमें बहुत बड़ा लोचा है। इससे भी चिंताजनक बात यह कि बिहार में अपराध की घटना नहीं बल्कि उसका स्वरूप बदल गया है। पहले डकैती और किडनैपिंग संगठित अपराध का रूप धारण कर चुका था। डॉन बनने के लिए गैंगवार होता था। जातीय समूह एक दूसरे का नरसंहार कर देती थी। बेशक इसमें कमी आई, लेकिन बदले हालात में अब माफिया बनने की होड़ लगी है। जमीन माफिया, शराब माफिया और शिक्षा माफिया जैसे गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। जरायम की दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। आप याद करिए, जुलाई 2025 राजधानी पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में माफिया स्टाइल में कत्ल हुआ। यहां आईसीयू में घुसकर एक कैदी को कॉन्ट्रैक्ट किलर ने गोलियों से भून दिया। बाद में पता चला कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है। संगठित अपराध की बात करें तो थाना में दलालों का मजबूत हो चुका पकड़, बेलगाम अफसरशाही और धन पशु बन चुके माफिया गिरोह का संगठित नेटवर्क जंगल राज पार्ट 2 की मुनादी कर रहा है। इसको ध्वस्त करना नई सरकार मतलब सुशासन की सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। वह भी तब जब बिहार पुलिस में करीब 49% पद रिक्त पड़े हैं। दूसरी ओर बिहार में अवैध हथियारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने की सूचना है। मतलब एक ओर जहां अपराध के और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस का इकबाल लगातार कम हो रहा है। नई सरकार को ऐसे और भी कई मुश्किलों का सामना करना होगा। यहां समझने वाली बात यह है कि सिस्टम को खोखला करने वाले संगठित रूप से सक्रिय हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि ये सिस्टम के अंग बन चुके हैं। ऐसे लोगों से निपटना नई सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। कहते हैं कि यदि सरकार इन दीमकों को सिस्टम से अलग करने में कामयाब हो गई तो उम्मीद की नई किरण दिख सकता है। नई सरकार को न्यायिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा, त्वरित कार्रवाई करनी होगी। दलालों के कहने पर नहीं बल्कि आम जनों की गुहार पर त्वरित और न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा। तब जाकर सुशासन की कल्पना आकार ले सकेगी। कहते हैं कि इस वक्त बिहार में करीब 183 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहा है। बावजूद इसके 80,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। कन्विक्शन रेट सिर्फ 15.5% है। यह चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि सुशासन बाबू की छवि बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार को सबसे पहले नौकरशाही को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि यह खतरनाक अवस्था की ओर बढ़ चला है। स्वास्थ्य सेवा में भी सुधार की जरूरत है। बिहार में करीब 49% पद स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े हैं। बिहार में डॉक्टर का अनुपात प्रति डॉक्टर 2148 है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह अधिकतम 1000 होनी चाहिए। इसी तरह करीब 52% नर्स का पद खाली पड़ा है। करीब 72% विशेषज्ञों के पद रिक्त पड़े हैं। कैग के एक ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार के करीब 41% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4 बिस्तर ही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 74% का है। मतलब बिहार में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकारी योजनाओं की बात करें तो अकेले मनरेगा में वर्ष 2019-20 में करीब 11.79 करोड़ रुपए की गड़बड़ी उजागर हो चुकी है। करीब 353 करोड़ रुपए का विचलन हुआ है। रिपोर्ट की माने तो इस योजना से मात्र 7% परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिल सका है। कहते हैं कि बिहार के बजट का करीब 41% हिस्सा सिर्फ सैलरी, पेंशन और ब्याज पर खर्चा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि विकास योजनाओं के लिए सरकार के पास बहुत ही सीमित संसाधन है। ऐसे में नई सरकार को नौकरशाही की संरचना को बदलने पर विचार करना होगा। सुधार तभी संभव है। इस बार का चुनाव बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर लड़ा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में बेरोजगारी का संकट अद्वितीय है। आमतौर पर देखा गया है कि अनपढ़ लोग अधिक बेरोजगार होते हैं, लेकिन बिहार में स्थिति उल्टा है। यहां शिक्षित बेरोजगारों की दर सर्वाधिक है। अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी दर केवल 0.8% है, जबकि स्नातकों में बेरोजगारी का दर
14.7% और स्नातकोत्तर में 19% बेरोजगारी का दर चिंता का कारण बनने लगा है। इसका सीधा अर्थ है कि बिहार के पास शिक्षितों के लिए रोजगार की कमी है। अब नई सरकार ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है। इसके लिए जिलों में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने, 10 नई औद्योगिक पार्क बनाने और 50 लाख करोड़ का निवेश लाने की योजना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह घोषणा धरातल पर उतरता है या नहीं। जानकार मानते हैं कि बिहार के विकास में 3 मुख्य बाधाएं हैं। पहला, स्कूल और कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव। दूसरा, बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं। और तीसरा, औद्योगिक संरचना की कमी। नई सरकार को इन तीनों से लड़ना होगा। यह आसान नहीं होगा। अंत में सिर्फ इतना कि क्या सरकार के पास अपने वादे पूरा करने की इच्छा शक्ति है? इस सवाल का जवाब अगले 5 वर्षों में पता चलेगा। फिलहाल तो बिहार के करोड़ों लोग वादे पूरा होने का इंतजार करेंगे। आप भी करिए, हम भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट कैसी लगी बताइएगा जरूर। नमस्कार।